ईयर 2006, लोकेशन स्वीडन। हैकैन नॉर्डविस्ट रोज की तरह काम करके घर आया और पानी पीने अपने किचन में गया। उसने देखा कि फ्लोर पर बहुत सारा पानी गिरा हुआ है और उसे लगा कि अरे ये क्या हुआ। उसने सोचा कि इतना पानी तो सिर्फ एक ही वजह से इकट्ठा हो सकता है, जरूर पानी का पाइप जो किचन में लगा हुआ होगा वो लीक हो रहा होगा। और फिर वो दूसरे कमरे में गया और वो टूल्स ले आया जिससे वो पाइप फिक्स कर सके। पर वो जब फिक्स करने के लिए वो एक छोटी सी कैबिनेट के अंदर पाइप को टच करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ढीली स्क्रू को टाइट कर पाए, तभी अचानक उसने एक अजीब चीज देखा। किचन की जो पाइप थी वो असल में बहुत छोटी सी पाइप थी, पर कैबिनेट के अंदर वो बहुत लंबी दूर तक जा रही थी। फैसिनेशन के चलते वो आगे बढ़ता गया और अचानक उस कैबिनेट के अंदर ही उसे एक बहुत चमकीली लाइट दिखी और उसके बाद उसने देखा कि वो तो किसी दूसरे जगह में आ गया है। उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने देखा कि किचन की उसी जगह पर वो है जहां पर वो कैबिनेट था। जगह तो सेम थी पर समय वही नहीं था। वहां पर उसने अपने आप को देखा एक 70 साल के इंसान के रूप में, और ये साल 2042 था। साल 2006 से 2042 मतलब 36 इयर्स इनटू द फ्यूचर। उसने ये कहा कि किचन की वही कैबिनेट के अंदर जाके वो 2006 में वापस लौट गया। ये कहानी सुन के ये कहना बहुत आसान होगा कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर ये लाइन आप तभी बोलोगे जब तक आप इन फोटोज को नहीं देखोगे। उस इंसान का ये कहना है कि उसे पता था कि कोई उस पर यकीन नहीं करने वाला। लकीली उसके पास उसका मोबाइल फोन था और उसने अपने मोबाइल फोन से ये खींचा। उसने ये कहा कि हम लोगों ने कुछ घंटे साथ बिताए और ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी से भरा पल था। उन्होंने अपने हाथों के टैटूज को भी कंपेयर किया ताकि लोग कम से कम उस पर यकीन करें। एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि हैकैन नॉर्डविस्ट सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि ये घटना कैसे हो सकती है? हाउ इज दिस पॉसिबल? टाइम ट्रेवल के बहुत सारे थ्योरीज हैं और उनमें से कुछ है ब्लैक होल थ्योरी और वर्म होल थ्योरी। वर्म होल दो समय का शॉर्टकट होता है। मतलब अगर मैं आपके कमरे में एक वर्म होल बना दूं और आप उसके अंदर गए तो आप फ्यूचर या पास्ट कहीं भी जा सकोगे। वो वर्म होल दो समय को आपस में जोड़ता है। आप जब वर्म होल में घुस के दूसरी तरफ से बाहर निकलोगे तो जगह वही आपका रूम ही होगा, पर समय अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि इस इंसान के किचन के उस कैबिनेट के अंदर किसी तरह का वर्म होल ओपन हो गया होगा। मेन बात यह है कि लॉ ऑफ फिजिक्स के हिसाब से ये वर्म होल थियोरेटिकली पॉसिबल है। पर ध्यान देना, मैंने थियोरेटिकली पॉसिबल कहा, प्रैक्टिकली नहीं। मतलब अभी तक कोई असली वर्म होल साइंटिस्ट्स को नहीं मिला है। साइंस को और रिसर्च करने की नीड है, पर हमारी दुनिया में कम से कम इतनी वेल फाउंडेड और रिसर्च जानकारी मौजूद है कि नॉर्डविस्ट की बातों को सिंपली नकार देना सही नहीं होगा उन जानकारी के बेस पर। और इसलिए साइंटिस्ट्स अभी तक इसकी कहानी को पूरी तरह नकारे नहीं है और इसलिए ये एक रहस्य बन के रह गया है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज द मिस्टीरियस। नॉर्डविस्ट ने ये कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उस पर यकीन करें या ना करें। उसके हिसाब से बस उसे पता है ना कि उसने क्या देखा। लोगों की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटना के बाद एक कंपनी जिसका नाम था मशीन फिल्म्स, उसने इस इंसान को अप्रोच किया और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया। और एक पेंशन कंपनी ने इसकी कहानी को अपने एडवर्टाइजमेंट में भी डाला। इसी से इसकी कहानी लोगों को पता चली। जो भी हो, कोई आज तक नहीं समझा सका कि हैकैन नॉर्डविस्ट के साथ हुआ क्या था। प्लेन्स टाइम स्लिप इनटू द फ्यूचर, ईयर 1935, लोकेशन स्वीडन। एक रेस्पेक्टेड एयर मार्शल जिनका नाम था सर रॉबर्ट विक्टर गॉडार्ड, वो एंडोवर नाम की एक जगह से एडिनबर्ग जा रहे थे और उन्होंने तय किया कि चलो आज ड्रेम के ऊपर से सैर करके जाते हैं। ड्रेम एयरबेस को एक बार देख के जाता हूँ। ड्रेम एक बंद हो चुका अबंडेंड एयरबेस था जो कई सालों से बंद था। जो ड्रेम एयरबेस थी वो नॉर्मल नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा। मतलब वो बंद पड़ा था, अबंडेंड था। वहाँ कोई इंसान नहीं दिखता था। वहाँ बहुत सारे गाय घास चढ़ती थी और वो पूरी तरह से जंगल में बदल गया था।
तो जैसे ही वो ड्रेम के ऊपर से गुजर रहे थे और नजारा देख रहे थे, तो फ्लाइट के बीच में अचानक स्टॉर्म आ गई, तूफान जैसी मौसम हो गई। उसके बाद उन्होंने जो देखा वो अजीब की डेफिनेशन थी। तूफानी मौसम से तुरंत सनलाइट आ गया, मतलब 2 सेकंड के अंदर बिजली बारिश वाली मौसम गर्मी में बदल गई। उनका प्लेन डिसबैलेंस हो रहा था। तब उन्होंने नीचे देखा और उन्होंने देखा कि खंडर जैसा दिखने वाला ड्रेम एयरबेस एक फुल्ली फंक्शनल नए हवाई अड्डे जैसा हो गया है। उन्होंने देखा कि लोग ब्लू यूनिफॉर्म, ध्यान देना, ब्लू यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे। बहुत सारे एरोप्लेन्स उस बेस पर आ गई थी और वो ब्लू यूनिफॉर्म वाले लोग बिगड़ी हुई एरोप्लेन्स को ठीक कर रहे थे। ये नजारा उन्होंने देखा। कुछ सेकंड्स बाद अचानक वही बारिश और तूफान आ गई और फिर उन्होंने नीचे अचानक देखा कि वापस वो बेस नॉर्मल बंद हुई बेस में बदल गई है। उन्होंने जैसे तैसे अपने प्लेन का बैलेंस बनाए रखा और बहुत मुश्किल से उसी मौसम में उन्होंने एडिनबर्ग में बहुत तेजी से जाकर लैंड किया। उतरने के बाद उन्होंने जो अनुभव किया उसे सबको बताया कि आते समय रास्ते में ड्रेम एयरबेस के ऊपर मेरे साथ क्या हुआ था। उनकी कहानी सुन के उनके दोस्तों की हंसी नहीं रुक रही थी। बात यह है कि सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ड एक रेस्पेक्टेड एयर मार्शल थे और उन्हें बेस का सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट मैन माना जाता था। लोगों ने सोचा कि इतना इंटेलिजेंट इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। उनकी कहानी एक कंफ्यूज्ड आदमी की कहानी बन के सालों तक ऐसी ही रह गई। कहानी में ट्विस्ट, ये है वो ट्विस्ट। वो घटना 1935 में हुई थी, पर 4 साल बाद यानी 1939 में एक अजीब चीज हुई। 1939 तक वही सेम बंद हुई एयरपोर्ट बेस फुल्ली फंक्शनल हो गई थी। वो डे टू डे काम आने वाली जगह बन गई थी। उसे पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया गया था और वो एक एबेंडन्ड एयरबेस से एक नॉर्मल एयरबेस बन गया। वो जगह बन गया जहां बिगड़े हुए प्लेन्स ठीक किए जाते थे और जो ठीक करने वाले मैकेनिक्स थे वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनते थे। एक बहुत वेल सेट एयरबेस बन गया था वो। पर एक मिनट, क्या इसी सीन को रॉबर्ट विक्टर ने नहीं देखा था? यही तो मिस्ट्री है। 4 साल पहले यानी 1935 में ही इस चीज को उन्होंने देख लिया था और बिल्कुल वही सीन 1939 में सच में हो रहा था। इसका मतलब शायद उन्होंने फ्यूचर में टाइम स्लिप का अनुभव किया होगा। पास्ट में जाने की तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी, पर फ्यूचर में जाने की जो बहुत कम एकाध क्लेम मौजूद है, उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये द लेडीज हस्बैंड, अ फ्यूचर टाइम स्लिप, ईयर अननोन, लोकेशन अननोन। देखो, अभी जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आपको शायद ही यकीन हो। ज्यादातर घटनाओं की फुल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, पर इस घटना की जानकारी उतनी अवेलेबल नहीं है। ये कहानी कैथरीन फ्लेचर की एक किताब टाइम स्लिप, रियल स्टोरीज ऑफ टाइम ट्रेवल से ली गई है। एक लड़की अपने फार्म हाउस के बाहर बैठी थी और अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी, जो सुबह कुछ खरीदने गया था दूसरे शहर में। वो बाहर चेयर पर वेट करते करते किताब पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका हस्बैंड अपनी वैगन गाड़ी लेकर आ रहा है। वो गाड़ी फार्म हाउस के अंदर ले आता है और गेट खोलता है। वो लड़की ये देखती है और वो वापस अपने किताब पढ़ने लगती है और वो ये सोची कि चलो ये वापस आ गया। उसने उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद वो वापस किताब से नजर हटाकर अपना चेहरा आगे की तरफ करती है तो वो देखती है कि कार गायब और गेट भी बंद और उसका पति भी नहीं है। ये क्या हुआ? उसने ये सोचा कि जरूर उसके हस्बैंड को अचानक कोई जरूरी काम याद आ गया होगा और वो तुरंत वापस चला गया होगा। अब ऐसी डरावनी सिचुएशन में किसी इंसान को यही एक्सप्लेनेशन लगेगा ही, क्योंकि वो घबरा गई थी। उसे लगा कि हाँ यही हुआ होगा हाँ। 1 घंटे बाद फिर उसका हस्बैंड वापस आता है अपना वैगन लेके और एक अजीब चीज वो देखती है। जिस स्टाइल और स्पीड से उसने गाड़ी को 1 घंटे पहले आते देखा था, बिल्कुल वही सीन इसने फिर से देखा। ऐसा लगा कि वही मोमेंट, वही सीन वापस रिपीट हो रहा है। जिस जगह उसके हस्बैंड ने 1 घंटे पहले आके गाड़ी पार्क की थी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर वो गाड़ी फिर से पार्क करता है। फिर से बिल्कुल वही स्टाइल में
गेट खोलता है और अंदर आता है। दौड़कर वो अपने हस्बैंड के पास गई और पूछी कि तुम 1 घंटे पहले मुझे बिना बोले वापस क्यों चल गए थे? बोल तो देना चाहिए था कम से कम। पर उसकी वाइफ क्या बोल रही है उसे उसका कोई आइडिया नहीं था। वो शॉक्ड था कि ये क्या बोल रही है। मैं तो अभी आ रहा हूँ, 1 घंटे पहले तो मैं उस दूसरे शहर में ही था और सुबह जो मैं गया था उसके बाद तो अभी ही आ रहा हूँ। 1 घंटे पहले तुमने मुझे कैसे देख लिया? तो सवाल ये है कि क्या उसने भविष्य का टाइम स्लिप अनुभव किया था? थ्योरीज तो टाइम स्लिप की तरफ ही इशारा करती है। ब्रोकन रेडार कॉन्टैक्ट, द मिस्ट्री ऑफ प्लेन, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ईयर 1974, लोकेशन मायामी फ्लोरिडा। एक नेशनल एयरलाइन 727 हवा में था और वो प्लेन नॉर्मली अपना सफर तय कर रहा था। अचानक उसके पायलट्स को कंट्रोल टावर से एक इमरजेंसी मैसेज मिला कि तुम तुरंत इस प्लेन को नीचे इमरजेंसी लैंड करो। पायलट्स कंफ्यूज्ड थे कि कंट्रोल टावर हमें आउट ऑफ नोवेयर ऐसे अचानक नीचे उतरने क्यों बोल रहा है। यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है। मतलब मान लो आप प्लेन में जा रहे हो और सब कुछ नॉर्मल है और अचानक प्लेन में कुछ इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? मतलब ना कोई तूफान, ना कोई दिक्कत, ना कोई हाईजैकिंग और ना ही कोई और दिक्कत, सब कुछ नॉर्मल और अचानक प्लेन को नीचे बुलाया जा रहा है। कंफ्यूज्ड पायलट्स आखिर में प्लेन को नॉर्मली नीचे लैंड करते हैं और सारे पैसेंजर्स को प्लेन से उतार दिया जाता है। पैसेंजर्स और पायलट्स दोनों कंफ्यूज्ड थे कि हमें अचानक लैंड क्यों करवाया गया। पायलट बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और डिमांड किया कि कंट्रोल टावर ये रिवील करो कि आखिर हमें ऐसे लैंड क्यों करवाया गया। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने पायलट को बताया कि 10 मिनट के लिए ये प्लेन रडार से गायब था। आपको तो पता ही होगा, जो प्लेन्स आते जाते हैं सब रेडार में कंट्रोल टावर के लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो उसी रेडार की स्क्रीन से ये प्लेन गायब हो गया था। बाकी प्लेन्स नॉर्मल थे पर ये प्लेन गायब हो गया था। पर पायलट्स के व्यू पॉइंट से तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर पायलट को कहा गया कि तुम्हारी घड़ी और प्लेन की कॉकपिट की घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, जरा देखना। ये पता चला कि पायलट की घड़ी, प्लेन की कॉकपिट की घड़ी और सारे पैसेंजर्स की घड़ी में 9:20 हो रहा था, पर एक्चुअल में समय 9:30 हो रहा था। एयरपोर्ट की टाइम और एयरपोर्ट पे मौजूद जितने भी घड़ी को देखा गया उससे यही पता चला कि एक्चुअल में पूरी दुनिया के लिए 9:30 ही हो रहा है। प्लेन की टाइम और एयरपोर्ट की टाइम हमेशा सिंक्ड होती है, सेम रहती है, पर इस बार प्लेन 10 मिनट पीछे कैसे था? थोड़ी देर पहले जब प्लेन आसमान में था और जब प्लेन और कंट्रोल टावर का कांटेक्ट लॉस्ट हो गया था और वो प्लेन रेडार से गायब हो गया था, तब नीचे कंट्रोल रूम में क्या हुआ था ये सुनिए। अगर कोई रेडार को देखने वाला एम्प्लॉय देखेगा कि प्लेन रेडार से गायब हो गया तो ऑब्वियस है उसे यही लगेगा कि प्लेन डायरेक्ट कहीं नीचे क्रैश हो गया है और उन्होंने भी यही सोचा। तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को भेजा गया ये चेक करने के लिए कि प्लेन कहाँ क्रैश लैंड हुआ है। उन्हें लगा कि हाँ क्रैश तो हुआ ही होगा और वो वेस्ट मायामी में क्रैश्ड प्लेन को ढूंढने लगे। रेडार के लोग तो नॉर्मली काम कर रहे थे और बाकी फ्लाइट्स को मॉनिटर कर रहे थे। इधर ये प्लेन क्रैश हुआ तो वो लोग तो प्लेन ढूंढ ही रहे हैं, इधर तो काम चल ही रहा है। इसलिए वो फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगे और नॉर्मली बाकी प्लेन्स को मॉनिटर करने लगे। रेडार पर बहुत सारे प्लेन्स आ जा रहे थे और रेडार के उस पोजीशन पर से भी आ जा रहे थे जहां से वो प्लेन 727 गायब हुआ था। पर उन एम्प्लॉयज को कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि वो प्लेन तो क्रैश हो गया है ना। पर अचानक से बिल्कुल वही स्पॉट पे सडनली प्लेन 727 रीअपियर हो गया, वापस आ गया। जिस स्पॉट से ये प्लेन गायब हुआ था बिल्कुल वही स्पॉट पे वो प्लेन वापस आ गया, जो कि बिल्कुल असंभव है। अगर ये प्लेन क्रैश नहीं भी हुई और आगे भी बढ़ गई हो तो 10 मिनट में तो उसे उस पोजीशन से बहुत दूर होना चाहिए, पर 10 मिनट बाद बिल्कुल उसी स्पॉट पे वापस आना, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। पैसेंजर्स, पायलट और क्रू के नजर से उन 10 मिनट में तो कुछ अजीब सा नहीं हुआ था उनके साथ और उन्होंने कुछ अनयूजुअल सा नोटिस नहीं किया था। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक तो यही कंक्लूजन है कि वो प्लेन 10 मिनट तक
सिंपली एग्जिस्ट ही नहीं किया था। मतलब 10 मिनट तक वो था ही नहीं, वो हमारी दुनिया से गायब हो गया था। नेशनल एयरलाइन 727 की ये मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। ये घटना कब हुई थी, ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कोई कहता है 1969 और कोई कहता है 1971, पर 2003 की एक किताब ट्रू टाइम ट्रेवल स्टोरीज जो रिचर्ड बुलिवेंट ने लिखा था, उसके हिसाब से ये 1974 में हुआ था। मायामी हेरल्ड नाम की एक न्यूज़पेपर कंपनी इस घटना की एक प्रिंटेड रिपोर्ट 1974 में ही पब्लिश की थी और इसलिए मैं इसी डेट को कंसिडर कर रहा हूँ। इस कहानी को 1991 की मार्टिन केडन की एक किताब घोस्ट्स ऑफ द एयर में भी बताया गया था। ये कहानियां सच है कि नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये इंसिडेंट्स रियल लगते हैं, क्योंकि इत्तेफाक एक बार होता है, पर दुनिया के अलग अलग कोनों से इतने सारे एक्सपीरियंसेस। कुछ तो मिस्ट्री है मेरे दोस्त। हमारी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी से भरी दुनिया, ये सब होने के बावजूद भी मैं फिर से एक बार यही कहूंगा कि हमारी दुनिया में ऐसी कई